आज का हमारा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इससे पहले हमने डाइजेशन को भी कवर कर लिया था, जिसपे हमने देखा था कि हमारा बॉडी जो है कितने तरह के एंजाइम को सीक्रेट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। उसका जब डाइजेशन होता था, हमने कहा था वो डाइजेशन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो फिशेस के थ्रू हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन पढ़ा कि किस तरह हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद CO2 को किस तरह अपनी बॉडी से मूव आउट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? वैसे प्रोडक्ट्स जिसका हमारी बॉडी में कोई काम ही नहीं है। जी हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट को ही अपन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। वो जितना देर हमारी बॉडी में रहेगा उतना ही हमें इन्फेक्ट करता रहेगा, इसलिए हमारी बॉडी जो है उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रखना नहीं चाहती है। अब कौन उसको एक्सक्रीट करेगा वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हाँ, लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि हमारा लेक्चर तो वैसे भी इंटरेस्टिंग ही रहता है, क्योंकि एनिमेशन के साथ देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। पर मैं बता दूं, आज के लेक्चर में हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं किडनी के बारे में, क्योंकि इससे पहले की कहानी हमें पता है। अगर नहीं देखे तो जितना भी मैंने रिकैप किया है ना, सारे चैप्टर्स आपको देखने पड़ेंगे यार, क्योंकि ये सारे लिंक्ड चैप्टर हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। नीट के रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा है और बोर्ड्स के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उसे रेड से लिखा है और नोट भी बना के लिखा है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप तो कमेंट कर सकते हो। और हाँ, बहुत नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है कि नोट्स नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं अलग से सेपरेटली आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलो इतना कुछ हमने बोल दिया है ना, तो बोर लगने लगा होगा, तो अब चलो लेक्चर को ही स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, विच प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। अब बोलोगे सर कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, फीसेस होती है, यूरिन होती है, NH3 होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, CO2 होता है। जी हाँ, CO2 भी एक वेस्ट मटेरियल ही तो है। अगर CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीडेंटेड ब्लड का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगा। वो हार्ट को जो है पंप करने नहीं देगा, और हमको पता है हार्ट को अगर पंप नहीं करने देगा तो इंसान क्या होगा। तो ये हमने पहले ही चैप्टर में कवर कर लिया था, फिर भी यार इसमें थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, है ना, बोर ना लगे बस। ओके, अगर हम बात करें तो जो एमिनोटैलिक्स होते हैं ना, वो एमोनिया को सीक्रेट करते हैं। जो यूरियोटैलिक होते हैं वो यूरिया को सीक्रेट करते हैं, और जो यूरिकोटैलिक होते हैं वो यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं। अब बोलोगे सर हम किसके अंदर आते हैं? हम आते हैं यूरियोटैलिक के अंदर, हम यूरिया को सीक्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से यहाँ पर लाइट कर दिया है इसे, ताकि आप इसको याद कर लो। खैर, तो एमिनोटैलिक के अंदर आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और बोनी फिशेस। यूरियोटैलिक के अंदर आते हैं मैमल्स, मैराइन फिश और टर्सरी एम्फीबियंस। अगर हम बात करें यूरिकोटैलिक की, तो उसके अंदर हमें रेप्टाइल्स देखने को मिलेगा, इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, बर्ड्स देखने को मिलते हैं और स्नेल्स देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो NCERT ने बहुत बीच बीच में लिख के मेरे को परेशान किया था, तो मैंने उसको इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया है। ओके, अब बात करते हैं किडनी की, क्योंकि यार हमने पहले ही कहा है कि इस चैप्टर में हम किडनी में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी कितने होते हैं हमारे बॉडी में? 2 होते हैं। कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन का होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एब्डोमेन कैविटी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब बोलोगे सर एकदम परफेक्ट बताओ तो कहाँ होते हैं? तो परफेक्ट सुनो, वो प्रेजेंट होते हैं इन द लास्ट थोरासिक और 3rd लंबर की वर्टिब्रा पे। ये इंपॉर्टेंट बात है यार, इससे भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, तो इसको याद कर लेना। किडनी की लेंथ की बात करो तो 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है। ब्रेथ की बात बोलो तो 5 to 7 सेंटीमीटर का होता है। आप चाहो तो इसको ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हो, जैसे कि लेंथ याद रख लो 10 to 12 सेंटीमीटर का। 10 का हाफ क्या होता है? 5 होता है, और 10 to 12 के बीच का गैप कितना है? 2 है। तो फिर 5 + 2 कितने होंगे? 7 होंगे। तो मैंने इस तरह से इसको याद रखा है, आप चाहो तो अपना ट्रिक बना सकते हो। थिकनेस की बात करें तो वो भी 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। वेट की बात कर लो तो 120 to 170 ग्राम का होता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि किसी का 171 नहीं हो सकता यार, अगर होता होगा तो अलग बात है, पर NCERT ने तो यही लिखा है और आपको भी यही देखना पड़ेगा। अब देखो, ये जो किडनी होता है ये कनेक्ट किसके थ्रू होता है? यूरेटर के थ्रू होता है। उस यूरेटर के थ्रू क्या है पास होगा? यूरिन पास होगा। यूरिन किस में स्टोर होता है? इस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और ये ब्लैडर जो होता है इससे कनेक्ट होता है यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के थ्रू हमारी जो यूरिन होती है वो बॉडी से मूव आउट होता है। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने बता दिया।
इस फिगर को देखो किडनी का, इसको अभी हम क्लियर करेंगे क्योंकि इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं 11th बोर्ड्स में। ओके, तो इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखो, ज़्यादा मिक्सअप मत करो, जो जो मैं कहता हूँ उसको सुनते चलो। ये किडनी के सबसे बाहर का जो लेयर है, आउटर लेयर जिसको कहते हैं, उसका नाम लिखा है एनसीईआरटी ने सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी। सुपीरियर का मतलब समझते हो, ऊपर की तरफ, ऊपर वाला हिस्सा, राइट। और इन्फीरियर मतलब क्या होता है, निचला हिस्सा। तो उसी तरह किडनी का जो निचला पार्ट होता है वहाँ उसको कहा गया है इन्फीरियर पोल ऑफ द किडनी। तो ये तो याद हो जाएगा सर, यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं है। देखो आगे का जो ट्रिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना अब। ओके, देखो यहाँ पर आपको हीलम दिख रहा होगा। हीलम जो होता है ये नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम है समझो तो एंट्री करवाना और किसी चीज़ का एग्जिट करवाना। किसका एंट्री कराएगा, किसका एग्जिट कराएगा, तो ये ब्लड का एंट्री कराता है और जो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाएगा उसका एग्जिट करवाएगा। बोलोगे सर बहुत मज़ेदार बात है ये तो। बिल्कुल, एक तरह से ये गेट का ही तो काम कर रहा है ना। अब जाहिर सी बात है, आप किसी के घर जाओगे तो पहले तो नॉक करोगे उसके गेट को, ऐसा थोड़ी है कि सीधा घर गए बोलते हैं अरे निकलो बाहर कोई है कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं यार। तो उसी तरह जो भी ब्लड होता है वो पहले नॉक करेगा हीलम को, देखो मैं ब्लड लेकर के आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो हीलम बोलेगा ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। हीलम से जाने के बाद ये हमारा जो ब्लड होता है वो पहुंचता है रेनाल कॉर्टेक्स में। कहाँ पहुंचेगा, रेनाल कॉर्टेक्स पे। देखो पहले फ्लो को याद कर लो, है ना। बाकी पोजीशन तो आप खुद भी बना सकते हो, ऐसा कोई हार्ड डायग्राम नहीं है, अपने रफ डायग्राम खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में आपको पूरा डिट्टो छाप ही देना है यार। डिट्टो छापोगे तो मतलब समझ जाएगा तुम्हारे पास ज़रूर तुम चीट लेकर के गए हो। थोड़ा बहुत गलती करना बनता ही है, हम इंसान हैं, गलती तो कर ही सकते हैं। खैर आगे आते हैं। तो हीलम के बाद पहुंच गया हमारा ब्लड रेनाल कॉर्टेक्स के पास। अब ये रेनाल कॉर्टेक्स से होकर के हमारा ब्लड जो होता है ये पहुंचेगा रेनाल मेड्यूला के पास। कहाँ पहुंचने वाला है, रेनाल मेड्यूला के पास पहुंचेगा। देखो बार बार रेनाल रेनाल क्यों कह रहे हैं पता है, ये रेनाल का मतलब आपको किडनी समझना है, क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो ना, कहीं भी रेनाल वर्ड दिख जाए तो आपको किडनी समझना है, ठीक है। देखो यार कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है, किडनी में है, इसीलिए हमने कहा उसे रेनाल कॉर्टेक्स। मेड्यूला जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के अंदर है, इसीलिए हमने कहा उसे रेनाल मेड्यूला। क्लियर है। अब उस मेड्यूला के अंदर कुछ रेस टाइप का बना दिख रहा होगा, उसको कहते हैं पिरामिड। अब लेकिन ये तो मेड्यूला के अंदर है तो इसको कहेंगे मेड्यूलरी पिरामिड। अब देखो ब्लड जो है इस मेड्यूलरी पिरामिड के पास पहुंचा है, ठीक है। ब्लड कहाँ पहुंच गया, इस मेड्यूलरी पिरामिड के पास पहुंच गया। हमें उस ब्लड को किसी भी तरह इस रेनाल पेपिला के पास पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, क्योंकि वहां तक हमारा ब्लड को वो प्यूरिफाई हमारा किडनी करता रहेगा, क्योंकि इसी के बीच प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारा ब्लड जो है इसी तरह रेनाल पेपिला के पास पहुंच गया, उसके बाद वो ब्लड को भेजेगा इस माइनर कैलेक्स के पास। देखो यार माइनर कैलेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन जो है पूछा गया था, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ओके, ये माइनर कैलेक्स का काम होता है जो भी वेस्ट ब्लड होगा उसको यूरिन में कन्वर्ट करना। तो जितना भी वेस्ट ब्लड बच गया होगा ना, ये एक माइनर कैलेक्स जो होगा उसको यूरिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। वो यूरिन को कलेक्ट करेगा मेजर कैलेक्स और उसको आगे भेजेगा इस रेनाल पेल्विस के पास। और रेनाल पेल्विस से हो करके वो जो भी हमारा वेस्ट ब्लड होगा जो यूरिन में कन्वर्ट हो चुका होगा वो आगे जाके कनेक्ट होगा हमारा यूरेट्रा के पास। अब यूरेटर से कनेक्ट है तो सिंपल सी बात है, यूरेटर से कहाँ फिर जाएगा, वो जाएगा ब्लैडर के पास, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के पास, और यूरेथ्रा के थ्रू जो भी हमारा यूरिन होता है वो जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब समझ में आया किडनी का मेन काम क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने का। और दूसरी बात जो नेफ्रॉन होता है वो बोल सकते हैं हम लोग कि हीलम से होकर के ये जो हमारा रेनाल पेपिला होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और वो क्या करेगा, जो भी हमारा अच्छा ब्लड होगा उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा और वेस्ट ब्लड को पास कर देता है किसके पास, तो माइनर कैलेक्स के पास। और वो माइनर कैलेक्स फिर मेजर कैलेक्स को ट्रांसफर करेगा और वो फिर जाकर के यूरेटर के पास देगा, और यूरेटर से होकर के हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। बिल्कुल यार, तो एक डायग्राम आपने क्लियर कर लिया, मतलब बोर्ड में 5 नंबर तो आपका कंफर्म हो चुका है। अगर नीट की बात करो तो हाँ, नीट में भी आपने 2 क्वेश्चन को इजीली कवर कर दिया। ओके, अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बिल्कुल बढ़िया।
पर अभी भी जो टॉपर होंगे ना उनको एक डाउट होता होगा कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया पर एक चीज छोड़ दिया है, जिसका नाम है यहाँ पर रेनाल आर्टरी और रेनाल वेन। देखो, और मैंने क्या कहा, रेनाल का मतलब क्या है आपको समझना है, किडनी। और वेन हमने कहाँ पढ़ा था, याद ही होगा, हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था। आर्टरी और वेन कहाँ पर होता है, हार्ट में होता है। बिल्कुल सही जा रहे हो। ये वही आर्टरी है जो हार्ट से कनेक्ट हुआ था, लेकिन अभी ये कनेक्ट किसके थ्रू है, किडनी के थ्रू, इसीलिए हम इस आर्टरी को कहेंगे रेनाल आर्टरी। और ये जो वेन है उस वेन को कहेंगे रेनाल वेन। क्या यूजेस है हम थोड़ी देर में इसको भी कवर करेंगे, थोड़ा सब्र करो। पर उससे पहले नेफ्रॉन को खत्म कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नेफ्रॉन की बात कर ले तो नेफ्रॉन जो होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो जो हमने पिरामिड देखा ना, मेडुलरी पिरामिड, उसके अंदर में प्रेजेंट होता है। पर हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ही डायग्राम दिया गया है। तो नेफ्रॉन को भी हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला रेनाल टिब्यूल, जो येलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, उसी को हम कहेंगे रेनाल टिब्यूल। और दूसरा है ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर दिख रहा होगा कि जो येलोइश पार्ट है उसके अंदर ही प्रेजेंट है। बिल्कुल, तो दोनों को भी हम क्लियर करेंगे और ये भी क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, तो बस वेट करो और इन्जॉय करो लेक्चर को। ओके, तो अब आ जाओ डायग्राम में। डायग्राम दिख ही रहा होगा आपको। येलोइश पार्ट को हमने कहा है रेनाल टिब्यूल। देखो, ये जो रेनाल टिब्यूल होता है ना, वो जितना भी ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करने का काम करेगा। और प्यूरिफाई करने के बाद जो भी वेस्ट ब्लड बच जाएगा उसको यूरिन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर एफरेंट आर्टिकल। तो ये एफरेंट का मतलब होता है आना। तो कौन आया है, ब्लड आया है। अब वो ब्लड जो है वो कहाँ पर सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, वो आकर के एब्जॉर्ब होगा इस बॉमन्स कैप्सूल में। वोमेंस कैप्सूल जो होगा वो ग्लोमेरुलस को पूरी तरह से कवर कर लेगा, मतलब कि जो भी ब्लड है उसको पूरी तरह से कवर करेगा और देखेगा जो भी उसे एब्जॉर्ब करने जैसा लगेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन सारा एब्जॉर्प्शन यही नहीं करेगा, आगे भी पास करेगा। तो वो पास करेगा पीसीटी को, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर भी इसे लगेगा कि नहीं यार कुछ मैं ले रहा हूँ तो कुछ आगे भी देना चाहिए। तो वो फिर ब्लड को ट्रांसफर करेगा आगे लूप ऑफ हेनले के पास। और वो भी दो तरह का लूप होता है, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो सबसे पहले आएगा वो ब्लड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास, जो ऊपर से नीचे की तरफ है। देखो यार, डिसेंडिंग का मतलब ही क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आना। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कुछ ब्लड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर ब्लड को भेजेगा ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास, जो नीचे से ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद वो भी बचा कुछ एब्जॉर्प्शन जो है कर लेगा। अब जितना भी एब्जॉर्प्शन होना था ना वो हो चुका है, उसको एक डक्ट में कनेक्ट करके रखेगा। उस डक्ट का नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो तभी से हम यही कहे जा रहे हैं कि ब्लड जो होता है यूरिन में कन्वर्ट होता है, यूरिन में कन्वर्ट होता है, पर देख नहीं रहे हैं कि कैसे होता है। राइट, चलो अब टॉपिक डालो यूरिन फॉर्मेशन। देखो, यूरिन जो होता है वो फॉर्मेशन होने के लिए बहुत बार फिल्ट्रेशन होना पड़ता है। ब्लड जो होता है बार बार फिल्ट्रेट होता रहता है, जैसा कि हमने अभी नेफ्रॉन वाले डायग्राम में देख ही लिया था कि पहले कहाँ पर हुआ, वोमेंस कैप्सूल में, फिर वो गया पीसीटी के पास, फिर गया लूप ऑफ हेनले के पास। मतलब वो फिल्ट्रेट होता ही जा रहा था। राइट, ऐसा तो नहीं था ना कि एक ही बार फिल्ट्रेट होकर छोड़ दिया था, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन होने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, बार बार फिल्ट्रेशन होगा ही होगा। दूसरी बात, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड भी होता रहता है। राइट, जहां भी लगेगा कि नहीं अच्छा ब्लड है, वापस उसको रीएब्जॉर्ब कर ले रहा था, बिल्कुल ठीक है। और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो ट्यूब्यूलर सेक्शन में होता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर वापस से आपको मैं दिखा रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि अब हम इसके अंदर के बारे में देखने वाले हैं। देखो, यह जो बॉमन्स कैप्सूल है वो दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल, उसका मेन काम क्या था, ब्लड को फिल्ट्रेट करने का। राइट, जो भी फिल्ट्रेट करेगा उसके बाद वो ब्लड को एब्जॉर्ब करके रख ले रहा था। यहाँ तक का कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, यही स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। अब देखो क्या कर सकता हूँ यार, मेरे पास तो कोई लेंस है नहीं कि मैं इसके स्ट्रक्चर को पास जाऊँ और यहाँ पर मैं जूम करूँ तो पूरा जूम हो जाएगा, तो खुद से ही बनाना पड़ेगा ना। मैंने बनाया,
और यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये जो वोमन्स कैप्सूल होता है उसके बेस में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ये बना होता है एंडोथेलियम और ब्लड वेसल से मिल करके, जिसके अंदर में ब्लड का सप्लाई होता है, राइट। क्योंकि वोमन्स कैप्सूल ब्लड को कैप्चर कर रहा है तो सिंपल सी बात है ब्लड तो आएगा ही ना मेम्ब्रेन के पास। तो हाँ बिल्कुल सही है सर, आएगा। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है अपना पोडोसाइट्स। क्या होते हैं? पोडोसाइट्स। अब दो पोडोसाइट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है पोर्स, या तो बोलो उसको स्लिट। और इससे क्वेश्चन नीट में पूछा था कि दो पोडोसाइट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं। तो या तो आप स्लिट का ऑप्शन आएगा तो भी टिक कर सकते हो, पोर्स का ऑप्शन आएगा तो भी आप टिक कर सकते हो। अब बात करते हैं, तो ये जो पोडोसाइट्स होते हैं, स्लिट्स होते हैं, ये सारे के सारे बने होते हैं एपिथेलियम ऑफ वोमन्स कैप्सूल से मिल करके। जी हाँ, वोमन्स कैप्सूल। तो इससे तो याद ही हो जाएगा, बस आपको एपिथेलियम याद करना पड़ेगा और एक एंडोथेलियम याद करना है, जो कि आप कर लोगे, राइट। बिल्कुल सही है। अब मैं एक नोट बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फिल्ट्रेट नहीं होते। आप शॉक हो जाओगे कि सर ब्लड सेल मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अगर ये फिल्ट्रेट नहीं होंगे तो फिल्ट्रेट फिर कौन हो रहा है? फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा प्रोटीन, लेकिन वो भी फिल्ट्रेशन जो होता है बेसमेंट में जा कर के रुक जाता है, क्योंकि वो जितना भी प्रोटीन होता है ना उसको वो बेसमेंट मेम्ब्रेन अपने तरफ कैप्चर कर लेता है, तो वहाँ जाके प्रोसेस ये भी रुक जाता है। बाकी थोड़ा थोड़ा फिल्ट्रेशन हर जगह होता रहता है। तो यहाँ तक भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियक आउटपुट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी लिंक्ड है पिछले चैप्टर से, मतलब कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। अगर नहीं देखा है तो यार जा करके देखो, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और इम्पॉर्टेंट भी है, उसके बिना आप ये क्लियर नहीं कर सकते हो। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं देखना चाहेंगे, सर क्यों देखें हम वो लेक्चर, हम मुझे सिर्फ यही लेक्चर देखना है। तो उनके लिए मैंने इसी में ही थोड़ा बहुत बता दिया है यार। अब देखो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, पर हाँ जितना आपका इस लेक्चर में ज़रूरत है ना उतना मैं ज़रूर बताने वाला हूँ। तो कार्डियक आउटपुट, उस आउटपुट को हमने कहा था कि जो हमारा हार्ट होता है 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप कर सकता है, वो मैंने कैलकुलेट करके बताया था, जो 5 लीटर के अराउंड आसपास आ गया था। अब उस 5 लीटर का जो है वो 20% क्या करेगा, किडनी उसको फिल्ट्रेट करने के लिए रेडी रहेगा। अब बोलोगे सर कैसे? तो याद करो, हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग करना। वो ब्लड को पंप करके कहाँ तक पहुँचाएगा? किडनी के पास। किडनी के पास ब्लड पहुँचेगा। किडनी जो होगा वो सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा? हीलम के पास जाएगा। हीलम जो है वहाँ तक जाने के बाद ब्लड नॉक करेगा कि यार देखो मैं ब्लड हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो उसके बाद वो ब्लड फिर कहाँ जाएगा? तो वही कॉर्टेक्स के पास जाएगा। तो यार इसी तरह का प्रोसेस फिर होना शुरू हो जाएगा। और ब्लड फिल्ट्रेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर होगा? तो हीलम्स जैसे अंदर घुसाना, वो ब्लड का फिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया। तो 20% जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होगा कहाँ पर? रेनाल ब्लड फ्लो पे जाने के बाद। तो कहने का मतलब है कि वो 5 लीटर था, तो 1 लीटर जो होगा वो तो फिल्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर है? पर हमने कहा ना यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, बिल्कुल। तो एक बार से तो काम चलेगा नहीं। दूसरा फिल्ट्रेशन होगा, वो करेगा रेनाल प्लाज्मा फ्लो। ये जो होता है ये 55% का 55% जो होगा ना, और ये जो है फिल्ट्रेट करके रख देगा। तो लगभग देखा जाए तो 625 ml जो होगा ब्लड उतना फिल्ट्रेट करके बचा देगा। मतलब ये जो बचा है वो वेस्ट ब्लड है, समझ रहे हो? उतना का फिल्ट्रेट कर देने के बाद ये ब्लड बच रहा है, तो ये वेस्ट ब्लड ही तो हुआ, बिल्कुल, मतलब कि यूरिन हुआ। हाँ जी हाँ, ये यूरिन ही है। ओके। अब बचा कुचा जो भी होगा ना ब्लड का फिल्ट्रेशन, वो करेगा रेनाल प्लाज्मा फ्लो। तो वो इसका भी 20% जो होगा फिल्ट्रेट कर लेगा। बाकी जो वेस्ट बचेगा वो बच जाएगा 125 ml। और ये 125 ml जो होगा पूरा का पूरा यूरिन में कन्वर्ट हो चुका होगा। और ये यूरिन जो होता है ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के पास, और यूरेथ्रा के बाद हमारी बॉडी से मूव आउट हो जाएगा। तो यार आप समझ में आ गया होगा कि कितना प्रोसेस चलता है ना एक यूरिन को फॉर्म करने के लिए। तो देखो यार हमारे बॉडी की कहानी ही कुछ ऐसी है, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी बोरिंग भी है। पर मैं जितना हो सके इंटरेस्ट दिलाने का कोशिश करता हूँ, पर बाकी अगर नहीं आता तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, बात को समझो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रीएब्जॉर्प्शन। देखो यार एक टॉपिक क्लियर होता नहीं है कि मैं दूसरा बताने लगता हूँ। अब क्या करें, एनसीईआरटी जो है टाइम देता नहीं है हमें ज़्यादा,
और चैप्टर भी कवर करने ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा था, हम 50 डेज़ के अंदर पूरी बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं 11th और 12th की, तो मुझे तो कोशिश करनी ही है, साथ साथ आपको भी करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो डी एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पीसीटी। याद करो पीसीटी हमने कहाँ देखा था? नेफ्रॉन में देखा था। बिल्कुल, इसका काम क्या था? ब्लड को फिल्ट्रेट करना, बार बार फिल्ट्रेट हो रहा था, तो बिल्कुल। तो ये री एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला आता है पीसीटी, जहाँ पर देखा जाता है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर वाटर बोलो, ग्लूकोज बोलो, एमिनो एसिड बोलो, Na+ बोलो या फिर यूरिया होगा, इसका सारा का री एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यार एनसीईआरटी ने लिखा है तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अगर हम बात करें दूसरा री एब्जॉर्प्शन होता है LOH के पास, लूप ऑफ हैनले के पास। देखा था ना, 2 लूप होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्लियर है। तो यहाँ पर जो होता है जितने भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसका फिर से री एब्जॉर्प्शन होगा। एक है डीसीटी। डीसीटी जो होता है वो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उससे थोड़ा सा पहले प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं डीसीटी। और ये डीसीटी जो होता है इसका फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ शो करा देता हूँ, क्योंकि यार बोलूँगा तो समझ नहीं पाओगे। ओके, देखो ये रहा उसका फुल फॉर्म। और डीसीटी जो होता है ये भी वाटर, Na+ और कुछ बाइकार्बोनेट्स का री एब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, तो वो भी कुछ वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो यहाँ तक एक चीज डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर क्या होता है? सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है ना? कंसंट्रेशन दोनों का होता है। जी हाँ, नमकीन होता है। हम कोई टेस्ट तो नहीं किया, पर यार अब एनसीईआरटी ने लिखा है तो बताना तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल। तो जैसे आप मेरा ये फिगर देख रहे होगे ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने लिखा है 100, फिर 200, 400, 1000, अजीब सा लिखा है। मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, पर मैं समझाऊंगा तभी सब समझ जाओगे। देखो कैसे। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है अपना, इसके अंदर 2 चीज़ का कंसंट्रेशन था, राइट? क्या क्या कलेक्ट हो रहा था? वाटर और साल्ट, मतलब H2O और NaCl। बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने 100 लिखा है, फिर 200 लिखा है, फिर 400 लिखा है। दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा यार। तो इस जगह पे NaCl और H2O दोनों बैलेंस्ड हैं, ओके। लेकिन अगर किसी में से भी NaCl अगर रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर अगर NaCl रिलीज हो रहा है तो देख सकते हो वो 100 से 200 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किसी एक का कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, और किसका बढ़ेगा? तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि यार वाटर और NaCl दोनों सेम कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट थे। तो अगर मैं NaCl को रिमूव कर रहा हूँ, भगा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है जो H2O होगा अपना, उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ने में रहेगा। बिल्कुल सही है यार। तो जैसे ही मैंने NaCl को रिमूव किया, वो 100 से 200 होगा, 200 से 400 होगा, 400 से 1000 आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही कम होता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर उस H2O का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं H2O को भी कम कर दूं, या तो फिर से जो मैंने NaCl को बाहर निकाल दिया वापस से उसमें डाल दूं, राइट? दोनों काम मैं कर सकता हूं ना। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, H2O को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने H2O को बाहर निकालना शुरू किया, वो 1000 से 400 हो गया, फिर मैंने निकाला तो 200 हो गया, फिर मैंने वाटर को निकाला 100 हो गया। तो हाँ, फिर से जो कंसंट्रेशन था वो बराबर हो चुका है। बराबर हो गया ना यार? बिल्कुल। अब बोलोगे सर ये H2O और NaCl को फिर निकाला है क्यों, जब इक्वल ही करना था? तो देखो यार, बता रहा हूँ। ये जो वासा रेक्टा था ना, याद आ रहा है वासा रेक्टा? जी हाँ, वही वासा रेक्टा जो रेनाल ट्यूब्यूल का अराउंड ब्लड कैपिलरीज को फॉर्म कर रहा था। बिल्कुल। तो ये वासा रेक्टा में भी वही कहानी होगी। ये जो वाटर निकला, वो जैसे ही वासा रेक्टा में जाएगा तो वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ने लगेगा। 100 से 200 होगा, 200 से 400 होगा, 400 से 1000 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अब ये तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसको मेकअप करने के लिए कौन आएगा? तो वही NaCl आएगा जो हमने इससे निकाला था। तो देखो लूप ऑफ हेनले वाला जो NaCl है वो वापस से इसके अंदर आएगा, वासा रेक्टा के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर से उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन फिर हो जाएगा 400, फिर हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 100। तो फिर से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो बैलेंसिंग था वो फिर से एक जैसा हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल को कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मिक्सचुरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन होता है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और रिलीज किसके थ्रू होता है? यूरेटर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाता है। क्लियर है? अगर हम बात करें तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो मसल्स को जब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, तभी वो यूरिन जो होता है यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। और जब ये यूरिन रिलीज होता रहता है तो उस टाइम पे
यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स मोड पे होता है। इसका एग्जांपल मैंने लिया है कि बलून देख रहे हो, जब भी यूरिन भरा रहता है तो हमारा गोल ब्लाडर भी इसी तरह फूल जाता है, और जैसे ही यूरिन रिलीज होने लगता है तो वो जो हमारा यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स मोड पे आ जाता है, और तो और ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। जी हाँ, और हमने पता है कि हम जो यूरिन रिलीज करते हैं वो एक दिन के अंदर 1 to 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है। अगर हम बात करें यूरिन की पीएच की तो 6.0 होता है। कलर की बात करें तो लाइट येलो होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कलर चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें कि एक दिन में हम कितना यूरिया को रिलीज करते हैं तो 25 to 30 यूरिया हम एक दिन में रिलीज करते हैं। यह क्वेश्चन नीट में पूछा था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस यूरिन के केस में। ओके, बिल्कुल। एक टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब देखो यार, ये सिंपल सी बात है, हम शुगर की बात कर रहे हैं। किसी को शुगर हो जाता है, देखे हो ना, तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। आप भी दूसरी तरह शुगर शुगर मत कहना, शुगर नहीं होता है, वो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। तो ये डायबिटीज़ भी दो तरह से हो सकता है। पहला है ग्लूकोज इन यूरिन। अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज मिक्स हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। अगर हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज मिक्स हो जाती है तो हम उसको कहेंगे कीटोन यूरिया। तो अब ये दोनों में कभी कंफ्यूज तो नहीं होने चाहिए यार, नहीं होगे। खैर, ये थी हमारी पूरी की पूरी एक्सक्रीशन की कहानी। पर कुछ प्रॉब्लम भी हैं, कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के। वो क्या क्या है वो भी मैं बताता हूँ। करे रेनाल फेल्योर, देखो यार, रेनाल का वर्ड मैंने बताया था किडनी। तो किडनी अगर फेल हो गया तो सिंपल सी बात है यार, इसका सीधा ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी है रेनाल कैल्क्यूलाई। कैल्क्यूलाई मतलब समझते हो, स्टोन जिसको बोलते हैं पथरी। वो जो स्टोन होता है वो क्रिस्टलाइज सोल्ट से मिल करके बना होता है, जिसको अपन कहते हैं ऑक्सैलेट्स। क्या कहते हैं? ऑक्सैलेट्स। इससे भी नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यार याद कर लेना। ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं है, तो याद होनी ही चाहिए। एक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस वर्ड को तोड़ो, इसी में आंसर छुपा हुआ है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी का। अगर हम बात करें कि ये जो हमने एक्सक्रीशन पढ़ा, किडनी के अलावा कोई और भी करवाता है क्या एक्सक्रीशन? तो बिल्कुल यार, जैसे कि लंग्स हो गए। लंग्स किसका एक्सक्रीशन कराता है? तो गैसेस एक्सचेंज करता है ना। बिल्कुल, वो CO2 को एक्सचेंज करता है, CO2 को एक्सक्रीट करने का काम करता है। हम अगर बात करें तो 1 मिनट में 200 ml ऑफ CO2 जो होते हैं वो हम लंग्स से रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। इसके अलावा हम लंग्स के थ्रू कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी रिलीज करते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा कब होता है? कभी आप छींके हो ना, तो छींकते हो तो उस टाइम क्या वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आते क्या? बिल्कुल आते हैं ना। तो यार वही वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम छींकोगे और सीधा पानी ही पानी निकल आए, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ आते हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बात करते हैं लीवर की। तो लीवर जो होता है ये भी एक्सक्रीशन करता है, किसका? बाइल का। याद करो, जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे उस टाइम हमने कहा था लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। याद होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ देख लेना ब्रो। ओके, एक होता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होता है इसके कारण हमारा पसीना आता है, राइट। तो स्वेट ग्लैंड जो होता है ये भी कुछ वाटर को रिलीज करता है, NaCl को रिलीज करता है। तो वही दोनों मिलता है तो पसीना बनता है ना, इसीलिए हमारा उसका टेस्ट भी थोड़ा नमकीन होता है। हाँ, कभी टेस्ट करके देखे होंगे तो बता सकते हो। अगर हम बात करें, स्वेट ग्लैंड जो होता है ये कुछ यूरिया को भी सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है, और लैक्टिक एसिड को भी एक्सक्रीट करता है। लास्ट होता है सबकेशियस ग्लैंड। ये जो होता है ये कुछ एस्टेरॉयल्स, कुछ वैक्सेस या और हाइड्रोकार्बन्स को सिक्रीट करता है, या बोलो रिलीज करता है सेबम के थ्रू। और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो होता है एक्सक्रीशन का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक तो करो ही, और कोई डाउट है तो कमेंट भी करो यार। ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं करो, है ना। कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो। और कुछ मेरे से हेल्प चाहिए तो भी मैं रेडी हूँ। कुछ भी हेल्प हो, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो या फिर किसी और के लिए, मैं रेडी हूँ।